स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देख रहे हैं आपके कक्षा 10वीं गणित विषय, जिसमें हम अब पढ़ रहे हैं अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बच्चों ये एक चर का जो द्विघात समीकरण है, इस पे हमने द्विघात समीकरण को हल करने की अभी तक 3 विधि पढ़ ली है। पहला तो कॉमन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप लोग गुणनखंड मेथड भी बोलते हैं हिंदी में, मध्य पद तोड़कर या स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, और तीसरा हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब आगे आपका जो अध्याय नंबर 3 का प्रश्नावली 3 है, इसमें हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हमने वीडियो पिछली क्लास में बना दिया है। तो बच्चों हमको क्या करना है, अब हमने जितनी भी मेथड्स पढ़ी हैं उन सभी मेथडों का हमको क्या करना है, बारी बारी से प्रैक्टिस करना है। तो पिछले अन्य क्लासों में हमने कॉमन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, उभयनिष्ठ विधि, ठीक है, इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। और इसके जस्ट पिछली क्लास में हमने पूर्ण वर्ग विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसके बारे में हमने क्या किया है, चर्चा किया है, साथ में उसके रूल्स और उसके बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, और आगे कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए आपके एक्सरसाइज के प्रश्न को। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आप अपने बुक से देखेंगे, आप अपने सीजी बोर्ड के बुक गणित, जिसमें पेज नंबर है आपका 85 आप लोग अपने गणित पुस्तक का 85 पेज ओपन कर लीजिए। वहां पे आप देखेंगे प्रश्नावली 3 दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ूंगा, आप अपने क्वेश्चन को अपने बुक से पढ़ सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। आया बात समझ में? तो चलिए देखिए क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, आप लोग देखेंगे। पहला आपका आ रहा है क्या, क्रमागत। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, और दूसरा इसमें आ रहा है प्राकृत। ठीक है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल। ठीक है, या प्राकृत संख्या तो नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं नेचुरल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, क्रमागत क्या चीज होता है। तो क्रमागत कहने का मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं को हम लोग बोलते हैं क्रमागत। तो क्रम से आने वाली संख्या कहने का मतलब, जैसे आप देख पाएंगे कि एक के बाद आपको देखते हैं कि एक के बाद आता है 2, ये क्रम है, 2 के बाद आता है 3, ये क्रम है, 3 के बाद आता है 4, ये क्रम है, 4 के बाद आता है 5, ये क्रम है, इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, माने अगर नंबरों की अगर बात किया जाए क्रम के आने की, तो क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। इसका कहने मतलब आपने पाया कि पहली संख्या में जब एक जोड़ते हैं दूसरी संख्या आ रहा है, दूसरी संख्या में जब एक जोड़ते हैं तीसरी संख्या आ रहा है, तीसरी संख्या में जब एक जोड़ते हैं चौथी संख्या आ रहा है, चौथी संख्या में जब एक जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, पांचवी संख्या आ रहा है। यानी नंबरों में क्या करना, एक एक जोड़ के क्या करना, अगली संख्या प्राप्त करना। तो ये सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, क्रमागत संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, इनको हमने कौन से, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक है, और 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 1 से है, अगर इसमें हम क्या कर दे, +1 कर दे, तो हमको क्या मिलेगा, अगली संख्या मिलेगा। अगर मान लिया x को 1 मानो तो +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो पहली संख्या 1 से है, तो उसके अगली क्रमागत जो संख्या होगी वह क्या होगा, x+1 होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ लिए होंगे क्रमागत संख्या क्या है, क्रमागत संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझिए प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो बच्चों आपको पता है प्राकृत संख्या जो होती है, इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, गिनती की जितनी भी संख्या होती है वहाँ क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। आपको पता होगा हम गिनती कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं हमारा जो प्राकृत संख्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, माने डेश डेश डेश, और आगे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब कहाँ तक जाएगा ये हमको नहीं पता ना, तो ये जाएगा अनंत तक हम मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अनंत को कभी गिनती नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, हम ऐसा मानते हैं कि अनंत की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्राकृत संख्या। आपने प्राकृत संख्या भी समझ लिया, क्रमागत संख्या भी समझ लिया। अब आपसे प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जाएगा, क्योंकि
प्रश्न में आपको दिया हुआ है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, क्रमागत भी दे दिया, प्राकृत संख्या भी दे दिया है, तो दोनों को समझाना आवश्यक था, तो आपने समझ लिया। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 85 है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहां हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली प्राकृत संख्या, ठीक है। तो मान लेते हैं प्राकृत संख्या, तो पहला प्राकृत संख्या है हमारा x, ठीक है। तो क्रमागत दूसरी संख्या, क्रमागत दूसरी संख्या, तो आपको पता है अगर उसकी क्रमागत दूसरी संख्या फाइंड करना चाहे, दूसरे नंबर का फाइंड करना चाहे, तो जो पहली संख्या उसमें अगर हम एक जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाता है, दूसरी संख्या मिल जाता है, ठीक है। तो हमारी पहली प्राकृत संख्या होगी x और दूसरी क्रमागत दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी, x प्लस होगी। अब क्या है, जब हम फाइंड करेंगे तब हमको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न बोल रहा है कि इन दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो रहा है, 85 हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार चलते हैं, इसको सेटअप करेंगे। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार दोनों जो क्रमागत संख्या है प्राकृत संख्या, तो पहला क्या है आपका x है और दूसरा क्या है आपका x प्लस 1 है। इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का क्या वर्ग का योग, इन दोनों का वर्ग कर देना है और वर्ग करके आपको क्या कर देना है, योग कर देना है। योग कर देना यानी क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पहली संख्या का वर्ग किया, दूसरी संख्या का वर्ग किया, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये कितना आता है, 85 आता है, 85 आता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब कुछ नहीं, मेन बात यहीं पर था कि ये प्राकृत संख्या क्या है और क्रमागत संख्या क्या है, और इसको जो प्रश्न अनुसार दिया गया है उसको सेट करना था, तो हमने सेट कर लिया। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, x की मान निकालना है, इसको आगे सॉल्व करना है। देखिए आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको आप देख पा रहे हैं ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी आपको एक फार्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला से इसको क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x को अगर a मान लूं और 1 को अगर b मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, x b क्या हो जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 85। आगे ये x स्क्वायर प्लस, ये देख पा रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, ये देख पा रहे हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल ये हो जाएगा 85। अब देखिए इसको इधर ले आइए क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस 85 इक्वल ये हो जाएगा 0। तो ये आगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस ही होगा, तो 85 में एक जाएगा तो कितना बचेगा 84, और माइनस वाला साइन बड़ा है तो माइनस 84 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये सभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, सभी को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 42 इक्वल 0। अब ये आपका बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब आपको द्विघात समीकरण हल करने की विधियां पता है, आप चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर विधि यानी पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड उभयनिष्ठ विधि से, सॉरी गुणनखंड विधि से, जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड और पूर्ण वर्ग विधि जिसको बोलते हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि से मैं इसको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। एक आध क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं उस विधि से भी मैं आपको बता दूंगा। आया बात समझ में? तो इसको मैं कर रहा हूँ पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि के सबसे पहले आपको स्टेप याद रखना है। स्टेप्स हमारा क्या है, पहला स्टेप ये बोलता है जो एक्स स्क्वायर को जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, वह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है कहने का मतलब क्या रहता है, 1 लिखा रहता है, ठीक है। तो इसके गुणांक में क्या है 1 है, यानी पहले रूल को ये फॉलो करता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 1 है यानी 1 बनाने की हमको आवश्यकता नहीं हो तो पहले से बनाऊंगा। दूसरा कार्य क्या रहता है, जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म रहता है, जो अचर पद रहता है, उसको क्या करना है, राइट साइड लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस अचर पद को राइट साइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमारा थर्ड काम क्या रहता है, b/2 का होल स्क्वायर को ऐड करना रहता है। b क्या चीज है यहाँ,
तो b है आपका x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 रहता है, ठीक है। तो 1 रहेगा तो यहाँ पे b की जगह हम 1 रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों पक्ष में इतना ही रहने देंगे, इसको आगे भी सॉल्व नहीं करना है। तो इतना हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक, जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल 42 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब आप b/2 का होल स्क्वायर को जब भी ऐड करते हैं, यहाँ पे ये बन जाता है क्या, पूर्ण वर्ग बन जाता है। पूर्ण वर्ग यानी हम इसको पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो किसके रूप में लिख सकते हैं, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला पूर्ण वर्ग होता है और एक होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पूर्ण वर्ग होता है। तो दोनों में से किस फार्मूले में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम बीच वाले को देखते हैं, बीच वाले कौन सा साइन है, हमारा प्लस वाला साइन है, यानी इस वाले फार्मूला का ये बनेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये a प्लस बी का बनेगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अगर हम आपके मन में कहीं डाउट है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ पर इसको रब करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि ऊपर के जैसे ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको अगर मैं a मानूं और इसको अगर मैं b मानूं और यहाँ प्लस है तो ये दोनों को होल स्क्वायर यानी इससे प्रसार करूंगा तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a x इंटू b 1/2 प्लस b का वो स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर, और आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जब हमने क्या किया, इसको जब प्रसार किया, जब इसको आगे स्क्वायर फॉर्म में जब उसको हमने तोड़ दिया तो ये हमारा इसके जैसे मिल रहा है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके जैसे लिख सकते हैं। क्लियर बात, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा काम रहता है इस 2 को हटाना। तो आपको पता है 2 जब इधर से हटता है तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है, ठीक है। तो वर्गमूल लगाने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक बच्चों। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो इतना ही रहेगा। ये आपको पता है इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और ये जब ऊपर चला, ये जब इसके साथ क्या होगा, फिर इसका नीचे 1 है तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो जाएगा 168। यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। हाँ, आया बात समझ, चलिए अब आगे चलते हैं। ये जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 169 बाई ये हो जाएगा 4। क्लियर बात। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इधर से मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर हटाता हूँ। तो इधर से जब स्क्वायर हटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2। तो इधर स्क्वायर जब उधर हटता है तो आपको पता है जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, ये रूट। तो ये हो जाएगा 169/4 169/4, ठीक है। तो ये आगे हो जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल, ये प्लस माइनस में हो जाएगा और ये जो रूट है 169 में अलग लग जाता है और आपको पता है 4 में अलग लग जाता है। जब क्योंकि डिवाइड फॉर्म में पूरी में लगा है तो ऊपर में भी लग जाता है, नीचे में भी लग जाता है। आगे आपको पता है कि जब आप क्या करेंगे 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 13 का जब 13 बार पहाड़ा पड़ेगा तो कितना आता है, 169 आता है। आया बात समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 169, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169। अच्छा ये 13 का वर्ग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 और ये नीचे आपका कितना हो जाएगा, 4 का, वो 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस दोनों में चल जाएगा। आया बात समझ में इतना। 13 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए प्लस और माइनस दोनों में आगे है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस तो अलग अलग चिन्हों को लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर और इधर ले लेंगे माइनस चिन्ह, ये लेने पर। तो देखिए जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 और इक्वल हो जाएगा प्लस को नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा 13/2। इधर जब आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/2 इक्वल माइनस 13/2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 13/2 माइनस 1/2। तब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के एलसीएम 2 आएगा, 13 में -1 होगा तो ये आपको हो जाएगा 12/2, तो वो 1 कर जाएगा
12/2 कर जाएगा, 2 एकम 2 छक्कों क्या होता है 12, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, इसको करिए, ये हो जाएगा x इक्वल -13/2, ये ऋण -1/2 हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा एलसीएम 2 ऋण 3 ऋण 1, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये -14/2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -7। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जगह कम बचेगा तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इस डाटा को। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 2 आंसर मिल रहे हैं, एक क्या मिल रहा है x बराबर 6 मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है x बराबर -7 मिल रहा है। तो आपको सोचना ये है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको प्रश्न में क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर बोला गया। तो आपको पता है जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। क्या इसमें नेगेटिव नंबर आता है क्या नेचुरल नंबर में? तो आपका आंसर होगा नो, न इसमें नेगेटिव ऋणात्मक संख्या आती है, न ही इसमें जीरो वाली संख्या आती है। सिर्फ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलता है, सभी प्लस वाली संख्या। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये माइनस वाला हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, प्लस वाली संख्या होगी। ठीक है, तो अतः यहाँ पे हम अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ के बाद आप इसको लिखेंगे अपने नीचे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है इसलिए इधर लिख रहा हूँ। अतः पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या को हमने x माना, तो x बराबर कितना है 6। ठीक है, और दूसरी प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्या बोल रहे हैं, दूसरी प्राकृत संख्या ये आ जाएगा आपका x + 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहली प्राकृत संख्या आ जाएगा 6 और दूसरी प्राकृत संख्या आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आया बात समझ में? फिर इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और बात बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर देखिए आप अपने आंसर की पुष्टि भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आंसर की पुष्टि, मान लीजिए आप एग्जाम दिलाने गए हैं और एग्जाम में आपने आंसर निकाल लिया, आपको चेक करने के आपने सही आंसर निकाला है कि नहीं निकाला। ठीक है, तो देखिए आपने प्रश्नानुसार करके जो इक्वेशन बनाए होंगे, यहाँ पर देखिए x² + x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 85। प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 85 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब इन दोनों संख्याओं को जब आप योग वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया 6 और x + 1 का x + 1 की वैल्यू क्या है यहाँ 7, तो 7 के स्क्वायर इक्वल 85। ठीक है, तो ये 6 6 का कितना होता है 36 और 7 7 कितना होता है 49, ये हो गया 85। आप इन दोनों को ऐड करिए तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आता है, 15 के 5 हासिल इधर आ जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा, यानी आपने जो आंसर निकाला है वो क्या है बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने आंसर सही, जो आंसर जो आपने निकाला वो सही निकाला है कि नहीं। आपने जो भी आंसर निकाला है उसको अपनी इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन में जब रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात क्लियर हुई। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया हुआ है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सेम बात हो रही है, क्रमागत हो रहा है प्राकृत हो रहा है। तो आप लोगों को पता है क्रमागत संख्याएं क्या होती है। क्रमागत संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें एक जोड़कर प्राप्त किया जाता है अगली संख्या को, सभी संख्या क्या कहलाती है क्रमागत संख्या। प्राकृत संख्या आपको पता है गिनती की समस्त संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अभी मैंने बताया। अब इस पे जब बोला गया प्राकृत संख्याओं, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 होगा। ठीक है, पहले में दिया था जोड़ने वाला योगफल दिया होता है, इसमें दिया गुणनफल। तो यहाँ पर हम संख्याओं को गुणा करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये तो पहले मान लीजिए, माना पहली प्राकृत संख्या। ठीक है, पहला वाला जो प्राकृत संख्या इसको मान लीजिए x। ठीक है, क्रमागत दूसरी प्राकृत संख्या, तो आपको पता है ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि क्रमागत बोल रहा है यानी अगली आने वाली संख्या बोल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है ना, तो इसके आगे का क्रम होगा। तो आपको पता है आगे क्रम क्या होता है +1 ऐड करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न ये बोल रहा है कि दोनों जो क्रमागत जो प्राकृत संख्या है, इन दोनों संख्याओं का जब आप
गुणनफल कर देंगे वर्ग करके, ठीक है। दोनों प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, सॉरी वर्ग नहीं, सिर्फ गुणनफल करना है, यानी दोनों प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है, ठीक है। वर्ग करने की आवश्यकता नहीं, गुणा कर दीजिए। तो पहली प्राकृतिक संख्या x है, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है, x+1 है। इसका दोनों को जब सॉल्व करेंगे, सॉरी पहली प्राकृतिक संख्या और दूसरी प्राकृतिक संख्या दोनों को जब आप गुणा करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो ये कितना आता है, 20 आता है, 20 आता है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए, आप चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, आपका आंसर क्या है करके, ठीक है। कैसे यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या करें, इसको फैक्टर मान लीजिए, और यहाँ पे x इक्वल x इक्वल 20 आ जाएगा, और x+1 जब इधर करेंगे तो एक आपका संख्या आ जाएगा 19। ऐसा आ सकता है, यहाँ से आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन उस स्थिति में हमारा आंसर हो सकता है गलत हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² + x इक्वल हो जाएगा 20, ठीक है। इसको अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। फिर हमको क्या करना होगा, कोई भी एक विधि से सॉल्व करना होगा। क्योंकि हमको पता है हम पूर्ण वर्ग विधि पढ़ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो हमको पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको पता है पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² कोएफिशिएंट देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा x² के कोएफिशिएंट की अगर बात की जाए तो 1 है, गुणांक क्या है हमारा 1 है। आया बात समझ में। तो अगर गुणांक 1 है यानी हमको गुणांक 1 हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड लेके जाना, तो यहाँ पर राइट साइड है। क्योंकि मैंने इसको इधर नहीं लाया, क्योंकि इधर लाता फिर उसको उधर लेके जाता, वही काम करना पड़ता दोबारा, इसलिए अच्छा मैं इधर ही रखा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अब तीसरा स्टेप में चलते हैं। हमारा तीसरा स्टेप ये होता है कि b/2 का होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में ऐड करना है। तो यहाँ आपको b देखना है, तो आपको पता है x का गुणांक क्या चीज है, 1 है, यानी b की जगह 1 रख देंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, x² + x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल 20 + 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या प्लस साइन लगा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। इस वाले में क्या हो गया, ये चेंज हो गया, इसका रूप क्या है, कुछ इस तरह से है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x + 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस। अगर आपको डाउट है कि ये इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या करिए, तोड़ के देखिए, इसी तरह से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4। आगे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिए, ये हो जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल, ये जब इसका एलसीएम आएगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 के साथ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर से आपको क्या करना है, स्क्वायर हटाना, तो आपको पता है जब लेफ्ट से स्क्वायर हटता है तो राइट में क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। 80 में जुड़ेगा 81 हो जाएगा, 81/4, ठीक है। पुनः आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई वर्गमूल लगा है और क्या है डिवाइड फॉर्म में है, तो प्लस और माइनस में तो ये वर्गमूल टूटता ही है, डिवाइड फॉर्म में है, तो ऊपर को आप वर्गमूल एक बार ले सकते हो, नीचे को एक बार क्या ले सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं। आप पुनः जान रहे हैं कि 8 क्या होता है, 9 का स्क्वायर, सॉरी 81 जो होता है वो क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 9 क्या होता है, 81 होता है। यानी 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी x + 1/2 इक्वल प्लस माइनस 81 वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको पता है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है, यानी अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस साइन आ जा रहा है और माइनस साइन आ जा रहा है, तो एक बार आप प्लस चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार आप माइनस चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब प्लस चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + 1/2 इक्वल हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा x + 1/2, ये हो जाएगा -9/2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 9/2, ये इधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। x इक्वल ये दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा, तो x इक्वल आपका आ जाएगा 8/2। x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, 4। आया बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल डायरेक्ट हो जाएगा 9/2, ये माइनस पहले से है, -9/2, और आप देख पा रहे हैं इधर +1/2, इधर जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। दोनों के एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -9 -1, दोनों ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 -9, ये माइनस का 10 डिवाइड बाई 2,
तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -5। अब आपको पता है, आपको प्रश्न में बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसमें सिर्फ प्लस वाली संख्या आती है, माइनस वाला संख्या नहीं आता है, ऋण वाला संख्या नहीं आता है, यानी ये तो यहीं से गलत हो गया। आया बात समझ में, यानी x की वैल्यू यहाँ -5 हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे प्लस का 4 होगा, ठीक है। तो अतः आप बोल सकते हैं पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या x बराबर ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो क्रमागत इसके बाद आने वाली क्रमागत दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, क्या होगा दूसरी प्राकृतिक संख्या, हमने क्या माना है ऊपर देखिए, क्या माना है x + 1 माना है, तो x की जगह हमने 4 निकाला +1, तो ये क्या हो जाएगा 5। यानी पहली हमारी प्राकृतिक संख्या 5 होगा और दूसरी हमारा क्या होगा, सॉरी पहले 4 होगा, दूसरी हमारा क्या होगा 5 होगा। अब आपके मन में वही डाउट पुनः आ रहा होगा कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है कि गलत है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रश्न अनुसार इक्वेशन क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है x + 1 इक्वल क्या बना हुआ है 20। वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू हमने क्या निकाला 4 और x + 1 की वैल्यू हमने क्या निकाला 5 इक्वल क्या होता है 20। जब 4 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 = 20, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, यानी आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, इसको कॉपी पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आप इतना ही लिखेंगे। ये चेक करना मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। आया बस यहाँ तक समझ में, तो इसको नोट डाउन करिए, इसको फिर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 48 तथा दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, ठीक है। तो यहाँ पर बातों को समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। एक जो दिया हुआ है यहाँ पे हमको दो रिलेशन दिया हुआ है, एक योग का रिलेशन दिया हुआ है और एक गुणनफल का रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे वाले प्रश्न में जहाँ पर दो रिलेशन दिया रहता है एक साथ, तो पहले वाले रिलेशन से हम क्या करते हैं नंबरें फाइंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, पहली संख्या भी नहीं दिया है, दूसरी संख्या भी नहीं दिया हुआ है, तो पहले वाला जो रिलेशन देता है उससे हम संख्या निकालते हैं और दूसरे वाला जो रिलेशन देता है उससे फिर उसमें सॉल्व करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या को मैं मानता हूं x, और देखिए दूसरी संख्या, तो देखिए यहां पे दूसरी संख्या क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने पहली संख्या को x माना है तो दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे y नहीं मान सकते। y नहीं, क्यों नहीं मान सकते, इसका कारण ये है आपका चैप्टर का ही नाम रख दिया है एक चर। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे उसमें चरों की संख्या क्या होगी, एक से ही होगा, और समीकरण जो होगा द्विघात समीकरण बनेगा, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगा और चर की संख्या क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे हम अगर y मान ले इसको, तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल 2 हो जाएंगे, चर की संख्या 2 हो जाएगी, और ये हमसे फिर सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। या सॉल्व नहीं होगा तो हमारे जो अध्याय है, जो हमारा जो जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं रह पाएगा, फिर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, 2 चर वाला बन जाएगा, ठीक है। तो एक चर वाला है, तो यहाँ पे हम पहली संख्या x लेंगे तो दूसरी संख्या हम y नहीं ले सकते, हमको x के ही रूप में कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसी के लिए, क्योंकि आपका चैप्टर का ही नाम एक चर है, एक ही चर को लेना है, इसीलिए 2 रिलेशन दिया हुआ है इसमें, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले रिलेशन से हम क्या करेंगे, इस संख्याओं को निकालेंगे और दूसरे रिलेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए पहला आपको क्या बोला हुआ है, दोनों संख्याओं का योग बोला हुआ है। तो मान ले जाए कोई संख्या x है और दूसरी संख्या कुछ है, क्या है हमको नहीं पता, समझना मेरी बातों को। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कुछ है, क्या है ये नहीं पता। अगर इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है, कितना आता है 48 आता है, 48 आता है। प्रश्न हमको ये बोला है ना कि दो संख्याओं का योग, तो हमने पहली संख्या को तो मान ले यहाँ पे x है और दूसरी संख्या कुछ है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या है नहीं पता, तो ये क्या आ रहा है 48 आता है, दोनों को जोड़ेंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन मार्क अगर मुझे आंसर निकालना होगा
तो मैं क्या कर सकता हूँ 48 में माइनस अगर x कर दूँ, माने दूसरी संख्या में अगर पहली संख्या को मैं जो हमारा जो ये वाला संख्या है, अगर मुझे इस दूसरी संख्या चाहिए तो ये सेकंड वाला संख्या है और ये फर्स्ट वाला संख्या है, तो अगर मुझे दूसरी संख्या चाहिए तो इसमें क्या कर दूंगा, पहली संख्या को माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुनः सुनिएगा। पहली संख्या को मैंने x मान लिया और दोनों संख्या मुझे 48 प्रश्न में दिया हुआ है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कुछ होगा यहाँ पे, जिनको जोड़ेंगे तो 48 आएगा, 48 आएगा। तो मैं ये बोलता हूँ अगर मुझे दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या क्या कर दूंगा, ये 48 में माइनस कर दूंगा, दूसरी संख्या मिल जाएगा। यानी मेरा दूसरी संख्या जो भी होगा इसको सॉल्व करूंगा वही हमारा दूसरी संख्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम जो दूसरी संख्या है ये लेंगे 48 माइनस एक्स। क्यों लिया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया हुआ पहली संख्या x है और तो दूसरी संख्या क्या होगा, कोई नंबर है जिनको जोड़ने पे क्या आता है 48 आता है, तो मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो दूसरी संख्या जो होगा 48 माइनस एक्स होगा, 48 माइनस एक्स होगा। क्लियर बात यहाँ तक। ये भी आपको प्रश्न में दिया हुआ था, इससे आप क्या, ये पहले शर्त से आप क्या करेंगे, प्रश्न में पहली संख्या जो दूसरी संख्या उसको मानेंगे पहले शर्त से। अब दूसरी शर्त दिया हुआ प्रश्न अनुसार, शर्त बोल सकते हैं प्रश्न अनुसार बोल सकते हैं, क्या बोल दिया, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल कहने का मतलब दोनों संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आता है, 432 आता है। देखिए पहली संख्या है हमारा x और दूसरी संख्या है हमारा 48 माइनस एक्स, और दोनों को जब गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 432 आ रहा है। अब ये इससे हमारा इक्वेशन बनेगा और इसको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे फिर निकालेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। अगर आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई, आपका प्रश्न क्या बोल रहा है और प्रश्न से आप रिलेशन बनाना सीख लिए, तो इधर से सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस पर कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझिए और प्रश्न को समझ के फिर इन सभी जो वैल्यू है इसको फाइंड करना समझिए। आपको बता रहा हूँ कभी भी दो शर्त दे इसमें, तो पहले शर्त से हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या निकालते हैं और दूसरे शर्त से इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इसका ट्रिक है सॉल्व करने का ऐसे वाले प्रश्न को। क्लियर बात। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 48x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 432। अब देखिए यहाँ पे कभी भी आपको एक्स स्क्वायर कहीं भी माइनस दिखे तो उसी को ट्रांसफर करिए, तो इसी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x और ये हो जाएगा आपका, ये प्लस है इधर ही ला रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस 432 इक्वल 0। मैंने इन सभी संख्याओं क्या कर दिया, राइट साइड ले लिया। अब इसके आगे आपके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप चाहे तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा ताम झाम ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हो ही जाएगा, क्योंकि 48 इधर चला जाएगा, इधर जो संख्या होगा इधर जाके ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो वैसे भी छोटी संख्या में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं दो क्वेश्चन भी पूर्ण वर्ग विधि से बता दिया हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ एक अन्य विधि फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड से बता देता हूँ, और आप इसको कोशिश करिएगा पूर्ण वर्ग विधि से बना के और चेक करिए आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये काम आपका है। मैं इसको बनाता हूँ गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो उस पर हमारा पहला कार्य ये रहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म में क्या है 432। तो 432 है, तो 432 सोचिए कौन सी संख्या है जिनका जब हम गुणा करें तो हमारा क्या आ जाता है, 432 आ जाए। तो आप एक संख्या बता रहा हूँ आपको, 36 गुणा 12 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 432। करके देखिए 12 चौको कितना होता है 72। ठीक, 72 का 2 7 बच गया, और 12 ते कितना होगा, 12 ते 36, और 36 में जब आप 7 जोड़ेंगे 4 इधर आ गए 3 इधर, तो ये कितना हो जाएगा 43। यानी 36 और 12 एक ऐसी संख्या है जिनका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 432 आएगा, और इनको जोड़ने पे हमारा क्या होना चाहिए 48 आना चाहिए। देखिए 36 में जब प्लस आप 12 कर देंगे तो 6 और 4 कितना होगा 2, और 6 और 2 कितना होगा 8, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 48 आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा 48 माइनस में है, तो यहाँ पे आप क्या करिए इसको -36 और -12 ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा -48 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ब्रेक होगा ये, यानी इसको हम लोग तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 12x प्लस 432 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, पहले से मैक्सिमम कॉमन जितना हम निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं x ही कॉमन निकलेगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा 36,
दूसरा से उतना कॉमन निकालिए जितना क्या हो जाए इसके जैसे बन जाए x माइनस 36 या x ऋण 36 के जैसे, ठीक है। इतना कॉमन इससे निकालना है। देखिए पहला हम 12 निकाल देंगे, तो 12 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 36। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए इसमें 12 कॉमन, 12 बाहर निकाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस का x बचेगा। इसमें से ऋण क्या कर दीजिए 12 बाहर निकाल दीजिए, तो 12 बाहर निकाल 36 बच गया, और माइनस बाहर निकाल तो प्लस माइनस हो गया, माइनस 36 इक्वल 0। ये दोनों सेम आ गया, इन दोनों को हमको सेम बनाना रहता है। अब देखिए ये पहला वाला पद, ये दूसरा वाला पद, दोनों पद में क्या है ऋण x ऋण 36 दोनों पद में है, तो x ऋण 36 बाहर आ जाएगा, तो x ऋण 12 बच जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से फैक्टराइज, यहाँ से हमको दो फैक्टर मिल गया, दो गुणनखंड मिल गया, दोनों को अलग अलग आप क्या करिए 0 को इक्वल लीजिए। तो एक बार हम पहले गुणनखंड जो है x ऋण 36 को इक्वल 0 करेंगे, दूसरा गुणनखंड x माइनस 12 को एक बार 0 को इक्वल करेंगे। जब इसको 0 को इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा 36, और जब इसको आप क्या करेंगे 0 को इक्वल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ये। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दोनों प्लस में मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, संख्या का कोई कंडीशन नहीं लगाया हुआ है कि 12 होगा कि 36 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका दो तरह से आंसर निकलेगा, ठीक है। पहले देखिए अतः यदि आप क्या करते हैं, पहला देखिए यहाँ से दो आंसर निकल जाएगा। यदि x को आप 36 मानते हैं, देखिएगा यदि आप x को 36 मानते हैं तो पहली संख्या क्या होगा, एक सही है तो x बराबर 36 आ जाएगा। दूसरी संख्या तो क्या हो जाएगा 48 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 48 में क्या हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 और 8, ये बच जाएगा आपका 12, ठीक है। अगर आप यदि x को आप 36 लेकर चलते हैं तो पहली संख्या x आएगा और दूसरी संख्या 12 आ जाएगा। यदि मान लिया जाए दूसरा कंडीशन, यदि आप x को अगर 12 लेके चलते हैं, ये वाला लेके चलते हैं, तो देखिए पहली संख्या क्या आ जाएगा, पहली संख्या आपका आ जाएगा x बराबर 12, और दूसरी संख्या आपका आ जाएगा 48 माइनस x, यानी 48 में क्या करना है आपको 12 घटाना है, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36। आप देख पा रहे हैं कि अगर x को 36 ले रहे हैं तो 36 आ रहा है, 12 आ रहा है। जब x को 12 ले रहे हैं तो 12 और 36 आ रहा है, दोनों इधर उधर है 12 36, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके से आंसर मिलेगा, तो आप चाहे तो इसको भी लिखेंगे, ये वाले आंसर को, मान लीजिए एग्जाम में जल्दी में तब भी आपका आंसर सही है, और इन दोनों आंसर को लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही है, और चारों को अगर बता देते हैं ऐसे कंडीशन लिखे मेरे तरह से, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। आंसर की आप पुष्टि करना चाहें तो पुष्टि कर सकते हैं। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 12 है, यहाँ पर रख दीजिए इस इक्वेशन में। तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 48 माइनस x की दूसरी संख्या आ गया, कितना आ गया 36। जब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 432 आएगा। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ 36 और 12 का मल्टीप्लाई करके पहले से देख लिया, 36 और 12 जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 432 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों इक्वल है, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही। तो आया बस समझ में। तो इस तरह से क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको।